मित्रों, बंधुओं और हमारे नौजवान दोस्तों, प्रभात राय का अभिवादन स्वीकार करें। आज हमारे चर्चा में, हमारी वार्ता के केंद्र में एक विलक्षण व्यक्तित्व विद्यमान है। वो है अनुराग कुमार दिसानायके। ये वो शख्स है जिसने लंका की राजनीति में एक चमत्कार किया। विगत चुनाव में 2024 में 23 सितंबर को श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में दिसानायके ने शपथ ली। ये बड़ी रोचक दास्तान है उनके उत्थान की। एक छात्र विद्रोही के रूप में, एक स्टूडेंट रेबेल के रूप में उन्होंने 1987 में अपनी राजनीतिक जिंदगी शुरू की थी। अनुराग दिसानायके का जन्म एक छोटे से नगर में हुआ था और उनके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे। प्रतिभाशाली छात्र के रूप में उन्होंने अपनी पहचान दर्ज कराई विद्यालय में और अंततोगत्वा विश्वविद्यालय में वो दाखिल हुए। पेरेडोनिया विश्वविद्यालय है वहाँ पर, उसके वो छात्र बने, लेकिन बहुत जल्दी वहाँ पर वो जेवीपी के प्रभाव में आ गए। जेवीपी वो संगठन है जो मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रेरित रहा है। उसका आधार मार्क्सवाद लेनिनवाद है और वो सशस्त्र क्रांति के अंदर यकीन रखता था। उसने विद्रोह शुरू किया और ये उसके हिस्सेदार बन गए। इसके बाद 1989 तक ये विद्रोह समाप्त हुआ, कुचल दिया गया बल्कि बगावत को। फिर ये मुख्य धारा में आए तो ये विश्वविद्यालय पहुंच गए और इन्होंने वहां पर फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। तो ये संक्षिप्त उनका परिचय मैंने दिया। और वो जब राष्ट्रपति बने श्रीलंका के, तो उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को, जो कि सजित प्रेमदासा थे, एक बड़े परिवार से आए, उनके पिता रणसिंगे प्रेमदासा राष्ट्रपति रहे थे, जिनकी हत्या कर दी थी तमिल टाइगर्स ने। बड़े बड़े हीरो के बेटे थे, बड़ा बड़ा नाम है, बड़ा रुतबा है प्रेमदासा परिवार का भी। और दूसरे जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे 1922 के बाद जो संकट आया था, आर्थिक संकट, उससे के बाद बने थे राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, उनको भी पराजित किया। वो तीसरे नंबर पर है। तो इतने तकरीबन 10 लाख वोटों से उन्होंने उनको पराजित किया। पिछले चुनाव में 2019 में जिसके वो प्रत्याशी थे, नेशनल पीपल्स यूनियन, उन्होंने एक ग्रुप बनाया था जेवीपी के मातहत, जेपीवी के नेतृत्व में, जिसके वो सबसे बड़े लीडर थे। इसमें बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे लेफ्ट ग्रुप्स थे। उसको सिर्फ 3% वोट मिले थे, सिर्फ 3%। 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उनके सिर्फ। लेकिन 4 वर्ष के अंदर, 5 वर्ष के अंदर ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि जो पार्टी सिर्फ 3% वोट की हकदार थी, उसको 42 से ज्यादा परसेंट वोट मिले। हालांकि राष्ट्रपति तो वो प्रेफरेंशियल वोट से बने, क्योंकि 50% कम से कम मत चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए लंका का। इस तरह का संविधान है वहां का। तो उन्होंने 10 लाख वोट से सजित प्रेमदासा को पराजित किया और उन्होंने इतिहास रच दिया। लंका के इतिहास में ऐसा चमत्कार कभी नहीं हुआ। 1948 में लंका आजाद हुआ। हालांकि श्रीलंका नाम उनको 1972 में मिला, उससे पहले डोमिनियन स्टेटस था उसका। वो जब से श्रीलंका बना, उसके बाद भी 1948 में जबकि भंडार नायके पहले प्रधानमंत्री बने, श्री माओ भंडार नायके के पिता, ये भंडार नायके का परिवार भी बड़ा जबरदस्त वहां का राजनीतिक परिवार रहा है। जिस तरह से प्रेमदासा का परिवार रहा, जिस तरह से राजपक्षे परिवार रहा, ये 3 परिवारों का वर्चस्व रहा वहां की राजनीति में। ये पहली बार है कि किसी दिहाड़ी मजदूर का बेटा वहां का राष्ट्रपति चुना गया। कमाल हो गया, एकदम कमाल। ऐसा कभी सोच नहीं सकता था। जिस तरह का उनका चुनाव है, जिस तरह का उनका व्यक्तित्व है, उसकी आज विवेचना कर रहे हैं बहुत संक्षेप में, क्योंकि बड़ा विशद इतिहास है,
बड़ा विशद इतिहास है श्रीलंका का, और उसके अंदर एक ऐसा हीरो पैदा हुआ है जिसने जिसने कमाल कर दिया। उसको सारी दुनिया ने कहा कि वो एक पहली बार कम्युनिस्ट राष्ट्रपति मिला श्रीलंका को। वो कम्युनिस्ट है या नहीं है, कितने कम्युनिस्ट हैं कितने नहीं है, ये एक विवाद का विषय है। बहुत सारे लेफ्ट ग्रुप्स उनको कम्युनिस्ट नहीं मानते, बहुत सारे लेफ्टिस्ट, क्योंकि उन्होंने सिंगली राष्ट्रवाद का डंका भी उनकी पार्टी ने बजाया था। तमिलों ने जब जबरदस्त बगावत की, 1983 से ये बगावत शुरू हुई। अमृतलिंगम इसके सबसे बड़े लीडर थे, जिनकी हत्या बाद में कर दी थी उनके शिष्य प्रभाकरन ने, और तमिल टाइगर्स को बहुत ही उग्र और सशस्त्र संगठन बनाया। उसके बाद का लंबा इतिहास है। 2009 में इस संघर्ष को कुचल दिया गया श्रीलंका की फौज ने, और उसके बाद उस दौर में भी इनकी पार्टी ने सशस्त्र संघर्ष का विरोध किया तमिलों के। हालांकि पहले वो तमिलों के अधिकार का समर्थन करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, ये पृथकतावादी आंदोलन है, लंका को तोड़ना चाहता है। छोटा सा देश है लंका, 2 करोड़ करीब 30 लाख आबादी है, तो वो छोटा सा हिंद महासागर की लहरों में एक द्वीप है, छोटा सा, भारत से सिर्फ 55-60 किलोमीटर दूर है, ज्यादा दूरी भी नहीं है। तो वो नहीं चाहते थे कि श्रीलंका का विभाजन हो और एक अलग राष्ट्र तमिल बने। उस आधार पर उन्होंने तमिल संघर्ष का विरोध किया और सिंगली राष्ट्रवाद के साथ भी खड़े हुए हो, क्योंकि सिंगली राष्ट्रवाद का नाम लेकर बौद्ध है ज्यादातर सिंगलीवादी लोग, 75% करीब आबादी उनकी बताई जाती है। 15% आबादी करीब करीब तमिलों की है, जो अपने को हिंदू कहते हैं। ये लोग बौद्ध हैं, बाकी मुसलमान हैं और ईसाई हैं। ईसाइयों की तो बहुत कम आबादी है, करीब 3% से भी कम है। तो श्रीलंका का इतिहास बदला 23 सितंबर 2024 को, जबकि राष्ट्रपति के रूप में अनुरा कुमार ने शपथ ली। तो एक छोटा सा हमने जैसे कि उनके जीवन के बारे में बताया कि 1987 में वो स्टूडेंट लीडर बने, विद्रोही बने। इसके बाद जब मुख्य धारा में ये पार्टी आई, जेवीपी, जन विमुक्ति पैरोनोमा इसका नाम है, ये पहले भी बहुत जबरदस्त विद्रोह कर चुकी थी पार्टी। रोहन विजय वीरा इनका लीडर होता था 1971, याद कीजिए। भारत सरकार ने मदद की थी श्री माओ भंडार नायके की। इस विद्रोह को कुचलने में बहुत बड़े हिस्से पर, लंका के दक्षिण हिस्से पर इन्होंने कब्जा कर लिया था, आधिपत्य स्थापित कर लिया था, लेकिन उसको फौज द्वारा कुचल दिया गया, उस विद्रोह को। बाद में ये मुख्य धारा में आए, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस लड़े। खुद जो है अनुराग कुमार ने भी सन 2000 में पार्लियामेंट का चुनाव जीता, फिर 2005 में जीता, 10 में जीता, 2004 में ये मिनिस्टर भी रहे, जब ये पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। उसके बाद इनको एग्रीकल्चर मिनिस्टर कुछ दिन के लिए बनाया 2004 में। एक जो है चंद्रिका कुमार तुंगे की, एक जो उनकी बेटी थी श्री माओ भंडार नायके की, उसने कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई थी, कोएलिशन सरकार। तो उस वक्त वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। तो इस तरह से उनकी जिंदगी जबरदस्त जिंदगी है, उनकी चमत्कारिक जिंदगी है, एक संघर्षशील, बेहद ईमानदार, बेहद सादगी से परिपूर्ण, जिस तरह से साम्यवादी लीडरों की होती है, बिल्कुल वैसी जिंदगी। बहुत लोकप्रिय होते चले गए वो। 2019 के चुनाव से पहले उन्होंने एक नई अलायंस बनाया, बहुत सारे वाम दलों के साथ, बहुत सारे एनजीओ के साथ, बहुत सारे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के साथ मिलकर, जिसका नाम रखा उन्होंने नेशनल पीपुल्स अलायंस। ये वो दल था जिसने कि 19 का चुनाव लड़ा और 3% वोट मिले सिर्फ, और 2024 में मिले 42%। प्रेफरेंशियल वोट से मिले 50% से ज्यादा, और 10 लाख वोट से सजीत प्रेमदासा को परास्त भी कर दिया। तो एक छोटा सा संक्षिप्त उनका जीवन मैंने बताया। हालांकि बड़ा संघर्षशील जीवन है उनका। कई बार वो भूमिगत रहे, 87 से 89 तक रहे, उसके पहले भी रहे। तो वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के रूप में ही बहुत लोकप्रिय हो गए थे। सोशलिस्ट स्टूडेंट यूनियन जो थी वहां की, सोशलिस्ट और स्टूडेंट यूनियन, उसके वो प्रेसिडेंट भी रहे लंबे दौर तक, और एक लंबा
छात्र राजनीति का उनका इतिहास है। इसके बाद उनका बड़ा लंबा पार्लियामेंट मेंबर का इतिहास है और उसके बाद वो राष्ट्रपति पद पर हैं। बड़े बड़े वादे उन्होंने किए हैं, क्योंकि 1922 में जो क्राइसिस हुआ था, आर्थिक संकट आया था, जिसका कारण कोविड भी था, जिसका कारण ईस्टर बम धमाके भी थे जो जिहादियों ने लंका में अंजाम दिए थे। कई कारण थे। टूरिज्म है जबरदस्त, 2 करोड़ से ज्यादा लोग विजिट करते हैं, हर साल टूरिस्ट आते हैं। सबसे बड़ी आमदनी का जरिया है, क्योंकि बहुत बड़ा निर्यातक कंट्री नहीं है। दालचीनी पैदा करता है, चाय पैदा करता है, अपने लिए खाने का सामान तो पैदा करता है, लेकिन फर्टिलाइजर, जब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का पैसा निमट गया तो सब आयात भी बंद हो गया। पेट्रोल कहाँ से लाए? पेट्रोल नहीं है। कहाँ से लाए? फर्टिलाइजर भी नहीं है। भूखा मरने लगा देश, जनता विद्रोही हो गई। बड़ा भूमिका निभाई इस नेशनल पीपुल्स अलायंस ने उसको ऑर्गेनाइज करने में, लेकिन अहिंसक संघर्ष था। लोग घुस के राष्ट्रपति भवन में भाग गए। राजपक्षे और गोटाबाया राजपक्षे, देश छोड़ के जो राष्ट्रपति था, जो प्रधानमंत्री थे, 2009 में जब पराजित किया महिंदा राजपक्षे की सरकार ने तमिलों को, बड़ा फौजी अभियान चलाया, कुचल डाला, मार डाला प्रभाकरन को, तो बड़े हीरो बन गए। गोटाबाया राजपक्षे भी हीरो बन गए। मिडिल क्लास बड़ी चाहने लगी। नतीजा 2019 में गोटाबाया राजपक्षे जो डिफेंस मिनिस्टर था उस समय, उसको बना दिया राष्ट्रपति। महिंदा राजपक्षे बन गए उनके भाई। पूरी सत्ता एक ही परिवार के हाथ में। और सिर्फ 3 साल के अंतराल में ही क्राइसिस आते ही मिडिल क्लास खिलाफ हो गई। गरीब लोग तो पहले खिलाफ होते हैं, दक्षिणपंथी सरकार के होते हैं, लेकिन वो भी बह जाते हैं। बौद्ध प्रेरित सिंगली राष्ट्रवाद में सब बह गए, तानाशाह की तरह व्यवहार करने लगे। अपार अकूत दौलत, महाभ्रष्ट लोग, एक जन उभार ने फेंक दिया सत्ता को उखाड़कर। लोगों के जगने की बात है। ऐसे इंकलाब दुनिया में होते आए हैं, इसी तरह से होते हैं जिस तरह से इंकलाब लंका ने देखा था 22 में। लेकिन अहिंसक इंकलाब, शांति हो गई। रानी विक्रम संघे को दोबारा राष्ट्रपति बना दिया। पहले भी रहे थे, बड़े पॉलिटिशियन है वो। हालांकि सिंगल पार्लियामेंट सीट थी उनके बाद, अकेले सांसद सदस्य थे वो अपनी पार्टी के, फिर भी बन गए क्योंकि बड़े व्यक्तित्व थे। उन्होंने सत्ता संभाली, बड़ा बात की, IMF से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट से बड़ा भारी कर्जा लिया। किसी तरह से पेट्रोल आया, किसी तरह से और जरूरत के सामान आए, और 2 साल बाद चुनाव होने थे। लेकिन इस अनुराग कुमार ने, दिशा नायके ने चमत्कार कर दिया। लोग वामपंथी हो गए। जो मध्यवर्ग था वो वामपंथ की ओर चला गया, दक्षिणपंथ से एकदम एक ही झटके में। सबकी आंखें खुल गई किस तरह से आर्थिक नीतियां थी उनकी, किस तरह से भ्रष्ट लोग थे। बड़े बड़े वादे किए इन्होंने, लेकिन क्या हुआ? अनुराग कुमार पर, दिशा नायके पर लोगों ने भरोसा किया। नेशनल पीपुल्स अलायंस पर, जिसका नेतृत्व जन विमुक्ति पैरोनुमा कर रहा था, जो मार्क्सवादी लेनिनवादी अपने को दावा करता है संगठन होने का, उनके राष्ट्रपति कार्यालय में फिडेल कास्ट्रो के, माओ से तुंग के, कॉमरेड लेनिन के, कार्ल मार्क्स के चित्र हैं। वो स्वयं को खुद साम्यवादी घोषित करते हैं, लेकिन कितने हैं? सिंगली राष्ट्रवाद का भी उन्होंने सहारा लिया। हालांकि यह था कि भाई हम तमिल पृथकतावाद को स्वीकार नहीं करेंगे, एक रखने के लिए देशभक्ति का तेवर था उनका। अब आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने डिविएट किया अपनी आइडियोलॉजी से, लेकिन माओ से तुंग ने भी यही किया था। जापान के खिलाफ चीनी राष्ट्रवाद का उदय हुआ। चीन में साम्यवाद और देशभक्ति ने मिलकर पराजित किया जापान को। चांग काई शेक के साथ हाथ मिलाया था, इन्होंने भी मिला लिया था उस समय महिंदा राजपक्षे के साथ हाथ कुछ दिन के लिए, लेकिन उसकी नीतियों को स्वीकार नहीं किया। देश को एक रखने के लिए हाथ मिलाया था ताकि टूटे नहीं मुल्क, तमिल इलम का उदय ना हो। तमिल अधिकारों के विरोधी नहीं है ये लोग, भारत विरोधी भी नहीं है जैसे कहा जाता है। तमिल टाइगर, उन्होंने राजीव गांधी की भी हत्या कर दी थी। तमिल टाइगर्स ने तो हत्या की प्रेमदासा की भी, रणसिंह प्रेमदासा की भी, बहुत सारे कमांडर्स को मार दिया था।
बड़े दुर्दांत संघर्षशील लोग थे तमिल, लेकिन संकीर्णता ने, भारत ने बहुत कोशिश की समझौता कराने की। जयवर्धने थे, आपको याद होगा उस दौर में। अब उनकी राजधानी का नाम भी उनके जयवर्धने के नाम पे रखा गया। कोलंबो नहीं है राजधानी। तो बड़ा विलक्षण देश है, बड़ा विलक्षण देश है, पर्यटन की दृष्टि से बहुत उत्तम है। मुर्गा, जंगली मुर्गा उनका राष्ट्रीय पक्षी है। जंगलों से उन्हें बहुत प्यार है, झरने, जंगल, शानदार उपयोग किया उन्होंने बिजली बनाने में उसका, झरनों का अपने। तो बहुत दर्शनीय देश है। अब जाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, कितनी स्वच्छता है, कितना साफ है। सिंगापुर से तुलना होती है। किस कदर सुंदर देश है ये जाने के बाद आपको महसूस होगा। लेकिन उस सुंदर देश जब भूखा मरने लगा, जब पेट्रोल नहीं था गाड़ियों के लिए, जब फर्टिलाइजर नहीं थे, तो बागी हो गया, पूरा देश बागी हो गया। भाग्य राष्ट्रपति, भाग्य प्रधानमंत्री। ये होता है जनउभार, ये होता है जन क्रांति। जो लोग इस दंभ में रहते हैं हम सत्ता से कभी नहीं हटेंगे, हम तो हीरो बन गए। जीरो बनने में कुछ भी वक्त नहीं लगता। लंका का इतिहास इस बात का रिसेंट हिस्ट्री इज एविडेंट ऑफ दिस ट्रुथ। यह सबसे बड़ी सच्चाई है कि अहंकारी राज सत्ता का पूर्ण विनाश होता है, जिस तरह से महेंद्र राजपक्षे का हुआ। तो कुल मिलाकर हम बहुत ही संक्षेप में अपने विद्यार्थियों के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने नौजवान दोस्तों के लिए ये विवेचना, व्यक्तित्व की विवेचना के एक शख्स जो जिंदगी भर अडिग होता है, सादगी से जीता, किस तरह से हीरो अचानक बन जाता है, मास जननायक बन जाता है। यह अनुराग कुमार दिशा नायके का व्यक्तित्व इस बात का सूचक है कि अडिग रहो, शानदार रहो, तो एक दिन जन नायक बन सकते हो। बहुत सारे जन नायकों का उदय अचानक इसी तरह हुआ। तो 10 लाख वोट से हरा कर राष्ट्रपति तो बन गया। बड़े क्राइसिस में अभी भी, क्योंकि बड़ा कर्जा है, आप जानते हैं, बड़ा कर्जा है। कई बिलियन डॉलर, 3-3.5 बिलियन डॉलर तो चीन से ले रखे हैं, जापान से ले रखे हैं, IMF से ले रखे हैं। भारत ने भी उस समय जब क्राइसिस था बड़ी मदद की इनकी, बड़ी भारी मदद की, छोटी मोटी मदद नहीं की, बहुत मदद की। भारत विरोधी नहीं है, उनका दावा है, खुद आए भी थे वो, जयशंकर से मुलाकात हुई उनकी राष्ट्रपति बनने के बाद, भारत पधारे थे वो। उन्होंने कहा कि भारत का बड़ा एहसान है हम पर, उन्होंने उस दौर में हमारी मदद की जब चीन ने मदद नहीं की थी। चीन को बड़ा दोस्त समझते थे महेंद्र राजपक्षे। चीन की मदद ली थी तमिल टाइगर्स को खत्म करने में। तो तमिल टाइगर्स पर हम बाद में बात करेंगे कभी किसी और वीडियो में, जिन्होंने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, अंत उनका बहुत विभत्स हुआ, खराब हुआ, कई नीतियों के कारण। भारत विरोधी नीति बन गए, भारत विरोधी बन गए थे, जबकि भारत ने उनको मदद किया था। इंदिरा गांधी ने बहुत मदद किया था शुरुआत में, राजीव गांधी की हत्या कर दी। तो इस तरह से ये थम्बू टेगामा छोटे से नगर में ये इन्होंने जन्म लिया। बाद में कोलंबो से भी ही वाज इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। 2010 में उनका चुनाव कोलंबो से ही हुआ था। 2000, हाँ यस। इसके बाद हर चुनाव जीते 2000 के बाद वो मिनिस्टर भी रहे, लेकिन बहुत बड़ी प्रोमिनेंट पार्टी नहीं थी। जिस तरह की वो सत्ता नशीन पार्टी बन गई है वैसी नहीं थी। अब वो क्या कर दिखाते हैं, लेकिन एक वर्ष हो गया, बड़ा कर्जा है, कितना उनकी नीतियां सफल होती हैं, कितना वो तेवर, वो जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध उन्होंने दिखाया था, कितना वो इनसे वसूल पाते हैं भ्रष्ट लोगों से, राजनेताओं से। कई तो भाग ही चुके हैं लंका से, जैसे मैंने उल्लेख किया। बड़े लीडर तो भाग गए, कोई सिंगापुर चला गया, कोई परदेश चला गया, कोई इंग्लैंड चला गया, कोई अमेरिका भाग गया। इन दक्षिण बनते हुए सबसे बड़ा ठिकाना अमेरिका ही होता है भागने के बाद, या इंग्लैंड होता है। जैसे पाकिस्तान के सबसे भ्रष्ट लोग, भ्रष्ट राजनेता इंग्लैंड में ही आश्रय लिए हुए थे। नवाज शरीफ भी वहीं गए थे, बेनजीर भी वहीं बसी थी जाकर इंग्लैंड में। तो इस तरह से ये कहानी बहुत ही संक्षेप में हमने, बहुत ही संक्षेप में हमने पेश की, ताकि हमारे नौजवान दोस्त ये समझ सकें कि राजनीति का तेवर क्या होता है। अगर जनता उठ खड़ी होती है तो कुछ नहीं है सत्ता, कुछ नहीं है। फौज भी साथ खड़ी हो जाती है लोगों के, विरोध नहीं करती। फौज ने विरोध नहीं किया, फौज ने गोलियां नहीं चलाई जब लोग राष्ट्रपति भवन में घुसे, लाखों की संख्या में घुस गए। प्रधानमंत्री कार्यालय को तो फूंक दिया गया,
महिंद्रा राजपक्षे से लोग इतना इतना चिढ़ गए, वहां के लोग फूंक दिया, नहीं रोका पुलिस और फौज ने। तो ये है श्रीलंका। इसको समझना आसान नहीं है। जिस तरह नेपाल को हमारे पड़ोसी समझना आसान नहीं है, वहां भी साम्यवादी हो सकता है लंबे वक्त से। यहां भी है, चीन तो कम्युनिस्ट है। तो कम्युनिस्टों से डरने वाले दक्षिणपंथी ठीक ही डरते हैं, क्योंकि पता नहीं कब उबार आ जाए, कब वो उसका नेतृत्व करने लगे। इसलिए हमने ये वार्ता पेश की अपने नौजवान साथियों के लिए, खास तौर से जो कि जानना चाहते हैं श्रीलंका के बारे में। पड़ोसी देश हमें जानना चाहिए, सबसे प्यारे पड़ोसी होते हैं, अगर वही दुश्मन हो जाए तो क्या हो। ऐसा हो भी रहा है हमारे साथ आजकल। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, चीन के तेवर भी हमने विस्तारवादी देखे हैं। ये छोटे छोटे देशों पर हम लोग बहुत भरोसा करते हैं। अपने मित्र हमारे मॉरिशस हमारा फिर दोस्त बना, लंका भी दोस्त है, नेपाल से भी कोई बिगाड़ खाता हमारा नहीं है। शुक्रिया बहुत बहुत, आपने इस बातचीत को सुना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।